तो आज हम आईपीएल में क्रिकेट की बात जारी रखेंगे। तो आज हम आईपीएल ऑक्शन के बारे में बात करेंगे। तो हम ज़्यादा लंबा नहीं रखना चाहते। हम टीम्स के बारे में बात करेंगे, वो कौन से मेन प्लेयर को टारगेट करना चाहते हैं। और हम ये नहीं बोलेंगे कि उनका पूरा स्ट्रैटेजी क्या है, कि लेकिन थोड़ा सा कि क्या हो सकता है, क्या किस किस क्या सोच हो सकता है टीमों का। तो ज़्यादा टाइम ना लेकर हम शुरू करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के साथ। तो चेन्नई सुपर किंग्स में हमेशा एक वो सवाल होता है कि महेंद्र सिंह धोनी के बाद कौन। और महेंद्र सिंह धोनी तो इतने महान खिलाड़ी है। महेंद्र सिंह धोनी खेलते रहते हैं। हम पिछले 2-3 साल से सुन रहे हैं ये आखिरी सीज़न है, आखिरी सीज़न है, लेकिन वो खेले जा रहे हैं और अपना कमाल दिखा रहे हैं। लेकिन कभी ना कभी तो उनको जाना पड़ेगा, और वो जो देते हैं, वो कप्तान है, मिडिल ऑर्डर के खिलाड़ी, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, विकेट कीपर है। इतना आसान नहीं है महेंद्र सिंह धोनी को रिप्लेस करना, और नहीं होगा। भारत के पास ऋषभ पंत था, तैयार था एक खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी का जगह लेने के लिए। लेकिन आईपीएल में इतना आसान नहीं होगा। उसे एक भारतीय खिलाड़ी को दूसरे टीम से लाना पड़ेगा। और आईपीएल में बहुत जैसी चीज़ें जाते हैं, ऑक्शन बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है। तो नामें जा रहे हैं, ऋषभ पंत का नाम आ रहा है, केएल राहुल का नाम आ रहा है। ये दोनों विकेट कीपर है, दोनों कप्तानी कर चुके हैं। जबकि चेन्नई के पास है कप्तान ऋतुराज गायकवाड़। लेकिन हाँ, वो एक उस लेवल के प्लेयर को ढूंढ रहे। तो उनके वो है फिर और कप्तान है श्रेयस अय्यर है। श्रेयस अय्यर तो विकेट कीपिंग नहीं करते हैं, लेकिन है वो एक, क्यों नहीं लेना चाहिए एक कप्तान। अगर देखकर जाना है तो बिल्कुल है एकदम एक लेने लायक। तो ये सब है बात। और सोचना पड़ेगा महेंद्र सिंह धोनी को, चेन्नई को कभी ना कभी सोचना पड़ेगा कि क्या करना पड़ेगा। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी के बाद शायद उनके पास एक भारतीय तेज गेंदबाज कभी देखेंगे। तुषार देशपांडे, शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर, ये नाम तो थे। और मैं जो जितना चेन्नई के बारे में मैंने फॉलो किया है, वो ज़्यादा खर्च नहीं करते बड़े ऑक्शन में। जब करे हैं तो उनके रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं रहे। एक है दीपक चहर पे 14 करोड़ खर्च करे थे 2022 में। वो उस सीज़न नहीं खेले थे, अगले सीज़न में खेले थे, लेकिन उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं दिए थे उन्होंने। बेन स्टोक्स पे 16 करोड़ खर्च करे थे, और बेन स्टोक्स ने तो उसी 2023 सीज़न में तो आधे गेम्स ही नहीं खेले थे। तो वो अपने एक अच्छे स्ट्रक्चर पे प्लान करेंगे। तो मैं इतना आश्चर्य नहीं हूँगा अगर मोहम्मद शामी पे बोली लगाए और लेने की कोशिश करे। जबकि गुजरात के पास मोहम्मद शामी पे राइट टू मैच लगाने का उपाय है। दूसरी बात यह है कि चेन्नई एक ऐसा टीम है जहाँ पे जो प्लेयर दूसरी टीम में इतने अच्छे नहीं कर पा रहे, वो चेन्नई में हमेशा आकर अच्छा ही करते हैं। अगर आप शिवम दुबे का नाम लो या तुषार देशपांडे के नाम लो, तो चेन्नई बहुत स्मार्टली प्लान करके खेलते हैं, और ये सारी चीज़ें ध्यान रख के देखते हैं। तो चेन्नई का स्ट्रैटेजी अच्छा ही रहेगा ऑक्शन में। वो जैसे मैं कह चुका हूँ वैसे ही प्लान करेंगे। दूसरा टीम है मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस ने 5 प्लेयर ऑलरेडी रखा है। पांचों ही प्लेयर, चारों तो है ही बहुत बड़े नाम, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह। और पांचवा खिलाड़ी बहुत ही युवा युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा, जो पिछले 3 साल बहुत अच्छा खेला है मुंबई इंडियंस के लिए, इंडिया के लिए भी खेल चुके हैं। उनके पास एक और राइट टू मैच है। वो एक अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी पे यूज़ करेंगे। अब वो देखना पड़ेगा कि वो कौन होगा, अंशुल कंबोज या
या नेहल वडेरा या नमन धीर, तो वो देखना पड़ेगा, जैसे ऑक्शन चलता जाएगा वो पता चलेगा। लेकिन एक चीज़ है, एक चीज़ जो मुंबई सोचेगा वो है कि एक अच्छा स्पिनर उनके पास मिल जाए। हरभजन सिंह के बाद उनके पास कभी एक बड़ा नाम के स्पिन गेंदबाज नहीं रहे। और उन्होंने एक साल तो करण शर्मा और हरभजन सिंह दोनों थे। करण शर्मा अगले साल, शायद मुंबई को करण शर्मा को रखना चाहिए था, लेकिन करण शर्मा चले गए चेन्नई उस साल। उसके बाद उनको पूरा प्लानिंग फिर से करना पड़ा, क्योंकि और जबकि रिजल्ट्स अच्छे आए, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कहना चाहता कि रिजल्ट अच्छे नहीं आए। मयंक मरकंडे ने एक साल अच्छा किया था, राहुल चहर ने 1 या 2 साल अच्छा किया है, पीयूष चावला ने भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन उनके पास उनको एक सॉलिड स्पिन गेंदबाज की ज़रूरत पड़ेगा। और मुझे लग रहा है कि मुंबई अपना अपना फोकस एक अच्छे स्पिन गेंदबाज पे, क्योंकि इंडियन स्पिनर पाना ऑक्शन में इतना आसान नहीं है, क्योंकि हर टीम भागेगा इंडियन स्पिनर के पीछे। दो अच्छे, रवि बिश्नोई, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, ये तो 3 ऑलरेडी रह गए अपने टीमों के साथ। तो मार्केट थोड़ा सा छोटा है इंडियन स्पिनर के लिए, और दूसरे टीम भी भागेंगे, खर्च भी होगा। सबको मालूम है मुंबई एक स्पिनर लेना चाहेगा, क्योंकि जो बाकी जगह है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे उनको एक फॉरेन ओपनिंग बैटर चाहिए जो विकेट कीपिंग भी करते हैं, वो मिल जाएगा। फॉरेन फास्ट बॉलर मिल जाएगा, लेकिन स्पिनर, और एक अच्छा क्वालिटी का स्पिनर, क्योंकि दूसरे टीम भी भागेंगे, वो इतना आसान नहीं है। और मुंबई काफ़ी अपना फोकस उस पर डालने वाला है। तो तीसरा टीम में देखूंगा वो है पिछले साल के चैंपियन टीम कलकत्ता। 6 प्लेयर उन्होंने रखा है। उनके पास, हाँ, उनका बजट थोड़ा सा कम है, और उनको 2-3 ऐसे खिलाड़ी देखने पड़ेंगे। लेकिन मेन चीज़ है कि मिचेल स्टार्क ने जो उनको पिछले साल बड़े मैच में, वो लीग मैच में तो उतना अच्छा नहीं खेलते, लेकिन बड़े मैच में जो ना अच्छा, जो उन्होंने खर्च किया था, उसको पूरा सफलता मिला। तो मिचेल स्टार्क जैसे खिलाड़ी को ऑक्शन में, ऐसा एक मिचेल स्टार्क ना भी मिले, और वो पूरा उनका देखना पड़ेगा कि कैसे ऑक्शन जा रहा है और कितना पैसा रहे, लेकिन उस जैसा एक प्लेयर बहुत उनको चाहिए होगा। और उनका मिडिल ऑर्डर है ही बहुत अच्छा, उनको टॉप ऑर्डर में भी देखना पड़ेगा। सुनील नारायण है, बट उनके पास भी विकेट कीपर नहीं है। मुझे लग रहा है कोई फॉरेन विकेट कीपर ही लेंगे वो। लेकिन अगर फिल सॉल्ट मिल गया बहुत बढ़िया। फिल सॉल्ट महंगे हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वही बात है कि विकेट कीपर फॉरेन, वो उतना, फिर भी वो आपका पहला टारगेट नहीं है, दूसरा टारगेट मिल जाएगा। लेकिन फास्ट बॉलर, मिचेल स्टार्क जैसा फास्ट बॉलर पाना जो टूर्नामेंट जितवाता है, वो उनका मेन टारगेट होगा कि वैसा एक खिलाड़ी मिल जाए। और खर्च भी करना, वो देखना पड़ेगा कि खर्च एक प्लेयर पे 15 से 18 से 20 करोड़ खर्च करेंगे, लेकिन उनके पास उतना पैसा नहीं है। तो वही मुझे लग रहा है कलकत्ता का स्ट्रैटेजी वही उस पे ही जाएगा। चौथे टीम पे हम आते हैं, वो है पिछले साल के फाइनलिस्ट सनराइजर्स हैदराबाद। उन्होंने 5 प्लेयर रखे हैं, एक और प्लेयर रख सकते हैं जो अनकैप्ड प्लेयर है, इंडियन अनकैप्ड प्लेयर। तो और अब तो रूल भी बदल गए, अगर आपने 5 साल के लिए नहीं खेला है इंडिया के लिए, तो आप एक अनकैप्ड प्लेयर बन जाते हो। इसमें मयंक मरकंडे का नाम आता है। तो ये देखना पड़ेगा कि मयंक मरकंडे पे जाएंगे या अब्दुल समद पे जाएंगे।
इनके जैसे उन्होंने अपना प्लानिंग किया है, सब कुछ मिल गया है उनको, बट उनको एक बॉलिंग अटैक बनाना पड़ेगा। और भारतीय बॉलर्स एक बहुत बड़ा उनके ऊपर है कि उनको अच्छे भारतीय बॉलर्स मिल जाए। पैट्रिक कमिंस है, ओपनिंग है उनके पास। उनको नंबर 3 पे एक खिलाड़ी, बैटिंग इंडियन बैटर चाहिए, और वो मुझे लग रहा है कि ऑक्शन में मिल जाएगा। वो पहला टारगेट नहीं है, दूसरा टारगेट पे आ जाएंगे या तीसरा टारगेट। लेकिन बॉलिंग अटैक बनाना उनके लिए आसान नहीं होगा। भारतीय बॉलर, क्योंकि उन्होंने 3 फॉरेनर रखे हैं और 2 इंडियन, तो उनको और 5 इंडियन खिलाड़ी इस टीम में, कम से कम 5 इंडियन खिलाड़ी इनको भरना पड़ेगा टीम में। और उसमें से लगभग 2 तो भारतीय गेंदबाज होने पड़ेंगे। तो जितने उनके पास फंड्स है, मुझे तो उनके पास एक चैलेंज है कि उनको वैसे ही प्लेयर्स मिले जो उनको चाहिए। शायद कुछ पिछले साल के प्लेयर रख दे, नटराजन है, भुवनेश्वर कुमार, पता नहीं वो इस साल उनके पास रहेगा रखने के लिए, बट नटराजन को बिल्कुल रखना चाहेंगे हैदराबाद। लेकिन है चैलेंज, और उनको अपना बॉलिंग को थोड़ा सा रीस्ट्रक्चर करना आसान नहीं होगा। कि और वो भी बात है कि उन्होंने 3 फॉरेनर रखे, उनको 5 और फॉरेनर, तो कम से कम 5 और फॉरेनर चाहिए उनकी टीम बनाने के लिए। और उसके बाद जो प्लेइंग 11 के बाहर भी प्लेयर है वो भी देखना पड़ेगा। तो अब वो स्मार्टली करे, उनका स्काउटिंग टीम कैसे काम करे, ज़रूर अच्छा काम करे होंगे। तो उसमें देखना पड़ेगा कि कैसे ये कर पाते हैं। रूल्स ऐसे बनाए गए थे कि उनको कि ज़्यादातर लोग ऑक्शन में आए, लेकिन इन्होंने कोई चांस नहीं लिए। इन्होंने ये पांचों के पांचों प्लेयर को उन्होंने रिटेन कर दिया था 75 करोड़ के लिए। तो बिल्कुल अब देखना पड़ेगा ऑक्शन में क्या हो। वो एक चांस ले रहे हैं, हो सकता है इस साल ना चले, बट अगले साल चल सकता है, क्या जाने। पांचवा टीम है राजस्थान रॉयल, इन्होंने भी 6 प्लेयर रखती है 79 करोड़ पे। इनका तो बॉलिंग अटैक बनाना पड़ेगा, लेकिन इनके पास एक फ़ायदा है कि उन्हें 5 प्लेयर इंडियन है, तो एक फॉरेनर है। तो इनके पास इन्होंने एक फॉरेनर रखा है, तो इनको एक बॉलिंग अटैक बनाना पड़ेगा। तो उनका बैटिंग ज़्यादातर अच्छा ही लग रहा है, लेकिन बॉलिंग में दिक्कत आ सकता है। और फंड्स के जितने फंड्स हैं उनके पास, उन्होंने बहुत अच्छा टीम बनाया था पिछली बार जब लास्ट मेगा ऑक्शन हुआ था, लेकिन शायद उतना अच्छा टीम नहीं बना पाएंगे। 6 प्लेयर तो रखे उन्होंने, लेकिन और 6 बहुत अच्छे प्लेयर रखे उन्होंने, लेकिन उनको अपने बॉलिंग पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि एक अच्छा स्पिनर पाना वही प्रॉब्लम होगा। शायद युजवेंद्र चहल वापस ना आ पाए। राहुल चहर है, रविचंद्रन अश्विन है, लेकिन वो शायद उनको अपने ये अपने फंड्स के हिसाब से देखना पड़ेगा। और अंतर्राष्ट्रीय बॉलर, कैसे बॉलर चाहिए उनको बॉलर्स ने कितना बेहतरीन खेला है पिछले 3 साल इनके लिए, लेकिन अब देखना पड़ेगा कि क्या होता है। उनका बॉलिंग थोड़ा सा कमज़ोर है, लेकिन पैसे भी नहीं है, तो उसके हिसाब से प्लान करना पड़ेगा। आईपीएल के स्टैंडर्ड्स ज़्यादा बेहतर होते जाते हैं, तो वही है कि बैंगलोर को बॉलर्स देखने पड़ेंगे। पांचवा टीम है, छठा टीम है राजस्थान रॉयल्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। राजस्थान रॉयल्स के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के पास बहुत बड़ा उनके पास पर्स है, 3 प्लेयर रखे हैं। उनके कोच एंडी फ्लान ने बोला है उनको एक बॉलिंग को फिर से देखना पड़ेगा। तो शायद ये हो सकता है कि मोहम्मद सिराज के लिए वापस ना जाए, जबकि उनके पास राइट टू मैच कार्ड है, लेकिन वो शायद मोहम्मद सिराज के लिए वापस ना जाए। उनके पास पैसे हैं खर्च करने के लिए, वो ऋषभ पंत के लिए जा सकते हैं,
लेकिन ऋषभ पंत का अगर 25 करोड़ के करीब जाए तो मुझे लग रहा है कि वो नहीं बिड करेंगे। उनके लिए वो है कि वो एक उनका स्ट्रैटेजी हमेशा कभी वैसे नहीं रहता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस बार थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड टीम बनाएंगे। लग रहा है कि वो केएल राहुल को के लिए बिड करेंगे। ये बातें तो चल रही है केएल राहुल के बारे में। तो केएल राहुल और शायद केएल राहुल कप्तान भी बन जाए, लेकिन हमें पता नहीं है। ये भी है कि विराट कोहली भी कप्तान रह सकते हैं। तो मुझे नहीं लग रहा है कि बैंगलोर ऋषभ पंत के पीछे भागेगा, लेकिन फिर से बैंगलोर को एक बॉलिंग अटैक बनाना पड़ेगा। उनके पास है पैसे, दूसरे टीम के पास राइट टू मैच कार्ड्स है, ये बात भी सही है, लेकिन वो अच्छे बॉलर्स ले सकते हैं ऑक्शन में। और एक चीज़ जो है कि वो एक अच्छे स्पिनर, क्योंकि उनके स्टेडियम में वो एक स्पिन का उतना स्पिनर्स के लिए एक अच्छा स्टेडियम नहीं है, लेकिन इनके पास एक अच्छा चांस है इस बार कि युजवेंद्र चहल को वापस ले ले टीम में, क्योंकि युजवेंद्र चहल ने जितना अच्छा बॉल किया है बैंगलोर में शायद और कोई नहीं किया है। तो मुझे लग रहा है कि बैंगलोर को युजवेंद्र चहल को टारगेट करना चाहिए और ऊपर एक बड़े बड़े नाम के बल्लेबाज, केएल राहुल हो या श्रेयस अय्यर हो या ईशान किशन हो, इनमें से किसी को टारगेट करेंगे। ऋषभ पंत मुश्किल लग रहा है क्योंकि वो अपने पूरे ऑक्शन को ऋषभ पंत के पीछे खराब नहीं करना चाहेंगे। वो बैंगलोर अलग सोच है, बट जब उनके कोच एंडी फ्रायर ने बहुत ही सोच समझ कर ऐसे बातें बोले हैं बॉलिंग अटैक के बारे में, तो ज़रूर ये लोग प्लान अच्छा ही करें। सातवां टीम है दिल्ली कैपिटल्स। उन्होंने ऋषभ पंत को छोड़ दिया है, वापस जा सकते हैं बट मुझे नहीं लग रहा है जाएंगे। उनका दिल्ली को भी तेज गेंदबाजों पे इन्वेस्ट, उनका स्पिन ठीक है, उनके पास अक्षर पटेल है और कुलदीप यादव है, लेकिन उनको तेज गेंदबाजों को इकट्ठा करने पड़ेंगे। फंड्स है उनके पास 73 करोड़ है, जो काफ़ी अच्छा अमाउंट है उनके पास, और बैंगलोर के पास एक अच्छा अमाउंट है। लेकिन उनके ऊपर के भी बल्लेबाज अच्छे चाहिए। विकेट कीपर अभिषेक पोरेल को उन्होंने रखा है। लग रहा है कि अभिषेक पोरेल ही विकेट कीपिंग करेंगे अगर कोई बेहतर विकेट कीपर नहीं आए तो। लेकिन उनको एक लग रहा है कप्तान देखना पड़ेगा, जबकि कुछ बातें चल रही है कि अक्षर पटेल कप्तान रहेंगे। लेकिन ट्रिस्टन स्टब्स को उन्होंने रखा है। ट्रिस्टन स्टब्स मिडिल ऑर्डर में बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं। शायद जेक फ्रेजर मैकगर्क के लिए वापस जाए, उनके पास राइट टू मैच कार्ड है। जेक फ्रेजर मैकगर्क के लिए उनके पास बॉलर्स के लिए भी राइट टू मैच कार्ड है। खलील अहमद है उनके पास और मुकेश कुमार है, लेकिन देखना पड़ेगा, उनको अपने बॉलिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। मिडिल ऑर्डर तो है ही है। मिडिल ऑर्डर उनका जो सफलता मिला था 2019, 20, 21 में, मिडिल ऑर्डर एक बहुत बड़ा कारण था कि उन्होंने इतना अच्छा किया था। तो उनके पास ट्रिस्टन स्टब्स है, उनके पास अक्षर पटेल है, लेकिन उनको और भी खिलाड़ी चाहिए। और ये देखना पड़ेगा कि ये पता नहीं कप्तान के बारे में क्या है, लेकिन अगर ये बात सही है तो हो सकता है श्रेयस अय्यर वापस आए। और श्रेयस अय्यर ने जितना कमाल का कप्तानी किया है इस टीम के लिए और किसी ने नहीं किया है, तो मुझे लग रहा है कि ये श्रेयस अय्यर के लिए ही जाएंगे। और श्रेयस अय्यर के साथ वो अपने बॉलिंग अटैक, अपने तेज गेंदबाजों के लिए के पीछे भागेंगे। ओपनर जेक फ्रेजर मैकगर्क आए तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो प्लेयर आपको मिल जाते हैं मार्केट में। तो स्पिनर जैसे उन्होंने रख दिया है कुलदीप स्पिनर, इंडियन, एक हाई क्वालिटी इंडियन स्पिनर इतना आसान नहीं है पाना। अगला टीम है लखनऊ सुपर जायंट्स। लखनऊ सुपर जायंट्स ने केएल राहुल को छोड़ दिया है। उनका बॉलिंग काफ़ी मजबूत है। एक और बॉलर चाहिए। हो सकता है कि वो एक अंतर्राष्ट्रीय बॉलर है, अंतर्राष्ट्रीय फॉरेन बॉलर हो।
हाई क्वालिटी बॉलर हो, किसी के लिए भी, वो ट्रेंट बोल्ट हो, मिचेल स्टार्क हो, किसी के लिए भी जा सकते हैं। उनके पास राइट टू मैच कार्ड है। लग रहा है कि मार्कस स्टोइनिस पे ही लगाएंगे। मार्कस स्टोइनिस ऊपर भी खेल सकते हैं, नीचे भी खेल सकते हैं। उनको ऊपर वो अपने फोकस टॉप ऑर्डर में ही रखेंगे उनको। उनके अभी भी 1 2 3 पे कोई अभी तक ऑप्शंस नहीं है, लेकिन लखनऊ भी अच्छा ही सिलेक्शंस करते करते जा रहे हैं आईपीएल में। अब कैसा फोकस है, पैसे तो है उनके पास, ऋषभ पंत पे भी लगाना चाहेंगे, लेकिन लगा पाएंगे पता नहीं। श्रेयस अय्यर पे लगा सकते हैं, ज़रूर लगा सकते हैं, लेकिन उनके पास एक विकेट कीपर है, पुरान तो विकेट कीपिंग करता ही है, तो उस हिसाब से यस, अब देखना पड़ेगा कि क्या प्लानिंग है। उनका बैटिंग में ज़्यादा फोकस है, उनका बॉलिंग थोड़ा बहुत रेडी ऑलरेडी है। ये पता नहीं कि मोहसिन खान सारे गेम खेलेंगे या नहीं, और मयंक यादव भी सारे गेम खेलेगा या नहीं, बट उन्होंने 3 अच्छे रिटेंशन करे, इसमें कोई दोहराने की बात नहीं है। आयुष बदौनी बहुत अच्छा रिटेंशन है, निकोलस पुरान बहुत अच्छा रिटेंशन है, क्योंकि आईपीएल में मिडिल ऑर्डर में बहुत मैच है, जीत और हार वहीं होता है, और उन्होंने वहाँ पे ध्यान रखा है। अब ओपनिंग में क्या हो वो देखना पड़ेगा। टॉप ऑर्डर, उनको एक अच्छा टॉप ऑर्डर को बनाना ठीक है, ऑप्शंस है, खर्च भी होता है, उनको इंडियन फॉरेन बैलेंस भी रखना पड़ता है, बट उनका सिचुएशन उतना खराब नहीं है जितना मैं देख रहा हूँ। गुजरात टाइटंस ने भी 5 प्लेयर रखे हैं, उनका मिडिल ऑर्डर भी काफ़ी सेट लग रहा है अभी। उनको एक ओपनिंग बल्लेबाज चाहिए, और ज़्यादा एक विकेट कीपर चाहिए, और इससे बड़ा नाम नहीं है, ईशान किशन से बड़ा नाम नहीं है। तो मेरे को लग रहा है ये ईशान किशन के पीछे भागेंगे। ईशान किशन नहीं हुआ तो उनके लिए प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इंडियन है, विकेट कीपर है, खेलते अच्छे हैं उनके पास, जबकि शुभमन गिल और साई सुदर्शन है उनके पास। ईशान किशन अगर हो गया तो उनका बहुत अच्छा टॉप ऑर्डर बन जाएगा। बॉलर अभी भी उनके पास तेज गेंदबाज नहीं है, राशिद खान है, बट उनको एक बॉलिंग अटैक भी बनाना पड़ेगा, उस पर भी पैसे डालने पड़ेंगे। तो ये प्रेशर है उनके ऊपर कि हम ज़्यादा एक प्लेयर के पीछे भाग के हम अपने बॉलिंग को नहीं को रिस्क में नहीं डालना चाहेंगे। तो ये देखना पड़ेगा कैसे जाए, बट हाँ, मेरे को मेनली लग रहा है कि ईशान किशन के पीछे ही भागेंगे। आखिरी का टीम है पंजाब। अब पंजाब के बारे में क्या बोलूँ, उनके पास तो इतना पैसा है, 2 प्लेयर उन्होंने रखा है, रिकी पॉन्टिंग है। मुझे लग रहा है कि पंजाब के बारे में कहना तो कुछ नहीं, बट ऋषभ पंत के पीछे ज़रूर भागेंगे, इतना तो मैं देख सकता हूँ। और इनके जो पुराने प्लेयर्स हैं, इनके पास राइट टू मैच कार्ड है। अब देखना पड़ेगा कि ये दूसरी टीम को लेने देंगे या नहीं। पंजाब तो अपने पास तो है, लेकिन वो दूसरी टीम के ऑप्शन खराब कर सकते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि ऋषभ पंत ज़रूर जाएंगे पंजाब में, क्योंकि जितना पैसा उनके पास है वो तो दूसरे टीम का हालत ख़राब कर सकते हैं। तो वही है, अब देखना है। रिकी पॉन्टिंग काफ़ी वक्त बिता चुके हैं आईपीएल में, और मुझे ये उम्मीद है कि उनके कोचिंग में एक अच्छा टीम बना पाए और खेल भी पाए, क्योंकि रिकी पॉन्टिंग का ये प्रॉब्लम था दिल्ली में जो आखिरी के 3 साल, कि भारतीय खिलाड़ी और जो डोमेस्टिक में खेलते वो इतना अच्छा सिलेक्ट नहीं कर पाए थे दिल्ली। वो शायद रिकी पॉन्टिंग अकेले की गलती नहीं था, बट फिर भी कोच है, कोच के ऊपर सब कुछ आता है। तो हमें देखना पड़ेगा कि पंजाब कैसे टीम बनाए, लेकिन पंजाब के पास सब कुछ खाली है, पंजाब को डिस्कस भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको उन 110 करोड़ में तो कुछ 110 करोड़ में तो अपने आप तो टीम बना ही देंगे, दूसरे टीम का हालत भी ख़राब कर सकते हैं। तो इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। हमें फॉलो करते रहिए, हमें देखते रहिए, और ये बातें चलते रहेंगे आगे जाके।